हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम अकाउंट्स क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। देखिए दोस्तों, आज हमको लेक्चर अपना 4 स्टार्ट करना है ना। लेक्चर 4 हम स्टार्ट करेंगे। पिछली लास्ट क्लासेस में बेटा मैंने आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप समझा दिया था, है ना। सेक्शन 4 में उसकी डेफिनेशन लिखी थी। फिर अगली क्लास में बेटा हमने फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करी थी पार्टनरशिप की, क्या होती है, 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट्स, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, है ना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, म्यूचुअल एजेंसीज। कुछ भी नहीं है, ये बस एक डेफिनेशन है। उनको टुकड़े कर दोगे तो जब वो टुकड़े 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 हो जाएंगे, उन टुकड़ों को बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, है ना। ये मैंने आपको दिखाया था। चलिए ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बताया था कि कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब एलिजिबल कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में एलिजिबल है। मतलब पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको पता है, मैंने बता दिया। पार्टनरशिप भी बेटा एग्रीमेंट होता है ना बिटवीन द पार्टनर्स, एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब चाहे वो ओरल हो, रिटर्न हो, फर्क नहीं पड़ता बेटा, फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने मुंह जुबानी बोल के भी पार्टनरशिप बोल दे कि हम पार्टनरशिप मिलकर बना रहे हैं, हम 3 दोस्त मिलके, तो भी ऑटोमेटिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बेटा उन पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो हमने देखा था, तो लॉ ने यह भी बोला कि कौन कौन से लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से लोग, सीधी सीधी बात, पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए 3 कंडीशन, 3 लोग थे बेटा जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब बेटा 3 ऐसे लोग हैं जिनको लॉ ये कहता है कि ये 3 लोग एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मतलब अगर ये 3 लोग पार्टनरशिप बनाने की सोचें तो ये लोग नहीं कर पाएंगे बेटा। पहला है इनमें से माइनर, एक भी माइनर नहीं चलेगा पार्टनरशिप को बनाने के लिए। मतलब 18 साल से अगर कोई नीचे है, आप उसको पार्टनरशिप में एज अ पार्ट, वो पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, लेकिन आपको एक बात बताओ, वो पार्टनर फिर भी बन सकता है। एक एक्सेप्शन माइनर को लेके है बेटा, उसके क्या प्रोविजन है वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में जाके, ठीक है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता क्योंकि बेटा वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट में बेटा साउंड माइंड होना चाहिए। अरे सामने 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिख रही है, तो दोनों के पास में एक स्टेबल दिमाग तो होना चाहिए ना बेटा। अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो बेटा वो, उसको अपना तो पता नहीं, तो वो ऐसी चीजें शायद कॉन्ट्रैक्ट में लिख दे जिससे दूसरे वाले को हार्म हो सकता है या उसको खुद में हार्म हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को लॉ ने प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अनएलिजिबल करा, ठीक है, कि इनएलिजिबल है, सॉरी, कि एलिजिबल नहीं है ये लोग, इनकी प्रोटेक्शन के लिए रखा। और बाकी डिस्क्वालीफाइड वालों, ये मैंने आपको समझा दिया तो थोड़ा डिटेल में करके। डिस्क्वालीफाइड मतलब लॉ ने ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भैया किसी जैसे कहीं इंप्रिजनमेंट काट रहे हैं, सजा हो गई है ना, किसी एनिमी कंट्री के मेंबर हैं, तो भैया ये लॉ ने ही लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रखा कि भाई आप लोग, हमारा आप लोगों से कोई नाता नहीं है, आप लोग डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है। मतलब लॉ से ही लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म करते हो तो आप तो ठीक है, चलो पार्टनर बन जाओगे, लेकिन वो सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता बेटा। अगर आपने उसको ले लिया कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होते हैं, ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएंगे, हम उसको पार्टनरशिप मानेंगे ही नहीं। ठीक है। चलिए, मैक्सिमम नंबर 50 होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। एग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस, लीगल बिजनेस होना चाहिए, मैंने आपको बोला था। मतलब अगर लीगल बिजनेस मतलब एक तो इलीगल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होना चाहिए। अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग के लिए नहीं करा, सोशल वेलफेयर के लिए करा है, तो 3-4 लोगों ने मिलकर एक एनजीओ बनाई है, तो वो भी पार्टनरशिप जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग के लिए नहीं बनाई, क्योंकि सेक्शन 4 को वो क्या कहते हैं, सेक्शन 4 को कंसिडर नहीं करती वो डेफिनेशन। तो बेटा ये चीज होती है, जो चीजें 2-3 आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी, ये मैंने आपको पिछली क्लास में डिटेल बताया। एक्टिंग फॉर ऑल, है ना, एजेंसी वगैरह। ये आज बेटा जो मेरा टॉपिक है वो है राइट्स ऑफ पार्टनर। मतलब पार्टनर की जो बेटा राइट्स हैं, है ना, हक है, मतलब सीधी हिंदी में इसकी भाषा बोलूं बेटा, हिंदी में बिल्कुल, मतलब पार्टनर्स के हक है बेटा। मतलब आप, जैसे मैं आपको बात बताता हूं, एक बच्चा बेटा पैदा होता है, सोचो इंडिया में एक बच्चा बेटा इंडिया में पैदा होता है, तो बेटा वो पैदा तो होता है, लेकिन बेटा वो जैसे ही पैदा होता है वो एक चीज और लेके पैदा होता है, वो है उसके संविधानी हक इस इंडिया में। अगर वो इंडिया में पैदा होता है तो बेटा ऑटोमेटिकली जैसे वो पैदा होता है, उसके पास संविधान में जो इंसान के लिए राइट्स लिखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आपके राइट टू वोट, है ना, राइट टू फ्रीडम, मेरे राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम, हम सबके बेटा संविधान में राइट्स हैं, हम उसको लेके पैदा हुए हैं, वो किसी ने हमको दिए नहीं है। आप जैसे ही पैदा हो जाएंगे वैसे ही और इंडियन सिटीजन बन जाएंगे, तो आपको वो राइट्स ऑटोमेटिकली ग्रांट कर दिए जाएंगे। ठीक है। ऐसी ही बेटा पार्टनर्स के साथ है। कोई भी आदमी, कोई भी इंसान अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बन जाता है, मतलब उसको किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर ले लिया जाता है, तो बेटा ऑटोमेटिकली पार्टनर तो वो बन जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली उसके पास कुछ हक भी आ जाएंगे। ऑटोमेटिकली कुछ हक भी आ जाएंगे बेटा, उसको वो कोई देगा नहीं।
एक बार बस उसे पार्टनर बनना है। जैसे ही पार्टनर बना, मतलब अपने नाम के आगे पार्टनर लगाना है बेटा। जैसे ही पार्टनर का टैग उसके ऊपर लग गया बेटा, कुछ हक उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे बेटा। चलिए, कौन कौन से हक है बेटा, वो मैंने यहाँ पे कुछ 10 हक, 10 राइट्स आपके यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ये जो ड्यूटीज है इसको हटा दीजिए। 10 राइट्स बेटा मैंने आपके सामने लिखे हुए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सीबीएसई में जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, असर्शन, इसमें से बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शंस आप देख रहे होंगे बेटा, ये मैंने, हाँ बेटा ये आप देख पा रहे होंगे कि ये सेक्शंस मैंने कुछ कुछ सारे राइट्स के आगे कुछ सेक्शन लिखे हैं। हाँ बेटा, जैसे पहला अगर मैं उठाऊं, पहला हक, पहला राइट, राइट टू टेक इन पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, मतलब बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या क्या मीटिंग्स हो रही हैं, बिजनेस की दिनचर्या में, बिजनेस के रूटीन में हक ले, पार्ट लेने का, पार्टिसिपेट करने का सारे पार्टनर्स का बेटा हक है। उसको कोई भी नहीं रोक सकता, ना उसे कोई छीन सकता बेटा। चलिए मैं आपको बताता हूं आगे क्या है। लेकिन अभी आप जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी बेटा, ये वन ऑफ द हक है। जैसे ही आप सोचो, आप हो, अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एज अ पार्टनर बन जाते हैं तो बेटा ऑटोमेटिकली आपके पास ये राइट आ जाएगा। मतलब उस पार्टनरशिप फर्म में जो भी काम चल रहा है, ऑपरेशंस हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है ना, सब जो भी चल रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटा। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अगर आपको कोई मना करता है तो बेटा आप उसको वो सेक्शन कोट कर सकते हैं कि भैया ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दे रहा है। जैसे बेटा हम पैदा होते हैं, हमारे पास राइट आ जाता है, राइट जैसे राइट टू एक्सप्रेस है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारे पास ये सब है ना बेटा। तो बेटा ये राइट हमको किसने दिए? संविधान ने। और ये लिखे कहाँ है? संविधान में लिखे हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखे गए हैं, वहां से हमको ये सब राइट्स मिले। ऐसी बेटा ये जो राइट्स है पार्टनर्स के, ये भी तो कहीं ना कहीं लिखे होंगे। ये जो मैंने सेक्शन 12A लिखा है, ये किसका 12A है? बट ऑब्वियस है बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जब आप लॉ खोलेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब आप खोलेंगे बेटा, उसका सेक्शन 12A, सेक्शन 12 होता है बेटा, फिर उसमें ABCDE करके लिखा होता है। तो उसका जो 12A है बेटा, उस 12A के अंदर पहला राइट गिवन है, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब क्योंकि पेपर की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि 12th क्लास पढ़ रहे हैं। 12th क्लास में बेटा ये जो मैंने सेक्शन ये जो लिखे हुए हैं ना बेटा, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटा, आपके पेपर में कोई लॉ थोड़ी ना, आपको लॉ थोड़ी ना पढ़ाया जा रहा है। वो तो आपको फ्यूचर अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ने आगे, फ्यूचर कोर्सेज में, जैसे ग्रेजुएशन हो गई या आप जो भी प्रोफेशनल कोर्स चलाते हैं CA में, वहां आपको पढ़ना ही। तो बेटा यहां पे आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो। अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो, जो कि आपको बनाने हैं, अगर आप बना रहे हो तो बेटा आप वहां पे अपनी नॉलेज पर्पस के लिए लिख सकते हो, क्योंकि अगर सीबीएसई बोर्ड में आके मार्क्स नहीं काट देंगे। अगर लिख दोगे तो बेटा बिल्कुल इंप्रेस हो जाएंगे कि भैया इसने तो बहुत ही ज्यादा डीप में ये पढ़ा है। तो अगर आप अपनी नॉलेज वाइज के लिए पढ़ना चाहते हो, पेपर को चमकाने के लिए, लिखने के लिए अपना करना चाहते हो कि मैं लिख के आऊंगा कि अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तो बट ऑब्वियसली बेटा वो एग्जामिनर तो आपसे एक्सप्रेस हो ही जाएगा, इंप्रेस हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रटना कंपलसरी नहीं है, पढ़ना ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको कंप्लीटली इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो राइट्स मैंने लिखे ये आपको लिखने हैं। चलिए, तो अगर एक पार्टनर है, अब मैं एग्जांपल के लिए बेटा 3 पार्टनर्स ले रहा हूं, ये तीनों यही एग्जांपल में सारे के सारे जितने भी 10 राइट्स लिखे हैं, ये 10 राइट समझा एक्सप्लेन करने में आप मैं इन तीनों को यूज करूंगा एग्जांपल के तौर में। बेटा मैं 3 पार्टनर्स ले रहा हूं, A, B, C। ठीक है, चलिए अब पहले राइट से स्टार्ट करते हैं। Every partner has the right to participate in the management and the operation of the operation क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा, जैसे सोचो फॉर एग्जांपल B और C, फॉर एग्जांपल बेटा B और C एक पार्टनरशिप का धंधा चलाते हैं, दोनों के दोनों पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म बना रखी है। अब बेटा A आया इनके पास, A ने कहा B और C मुझे भी तुम अपनी पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा दे दो, मेरा मतलब मुझे भी तुम अपना एज ए पार्टनर ले लो ना। तो B और C ने बेटा इस A को पार्टनर ले लिया। ठीक, काम चलता रहा बेटा, चलता रहा। बी और सी बेटा काम करते रहे, क्योंकि पुराने पार्टनर्स चल रहे हैं। अब ये बताओ, ए को बेटा थोड़ा सा सेक्लूडेड, अलग से फील हो रहा है, इसको ऐसा लगा मैं नया हूं, तो हो सकता है ये बी और सी मुझे इतना वो नहीं कर रहा, सोशल नहीं है ये बी और सी, ज्यादा से घुल मिल नहीं रहे हैं, अपने अपने में ही रहते हैं, क्योंकि इसको ऐसा लगता है ये मैं नया हूं तो शायद इसके इनकी बन नहीं रही है। तो बेटा इसने तो, क्योंकि ऑपरेशंस में भी नहीं जा इसको लेने देते, मीटिंग्स में भी नहीं बुलाते, डेट्स भी नहीं बताते ना, इससे कुछ डिस्कस करते, इस बेचारे को बड़ा अलग अलग फील हुआ। तो इसने जाके बी और सी को बोला कि भाई मैं भी ऐसा पार्टनर हूं, तो मुझे भी तो तुम अपनी मीटिंग्स में बुलाया करो, ऑपरेशंस में बुलाया करो, है ना, मैं भी तो ऐसा पार्टनर ही हूं, मेरा भी अगर मैं इस धंधे में पार्टनर हूं
तो मतलब मेरा भी एक राइट है कि मैं भी तुम्हारे पास यहाँ पे आके डिसीजंस ले सकूं, मीटिंग्स अटेंड कर सकूं, क्लाइंट से जाके बात कर सकूं, क्लाइंट से मिल सकूं, है ना। मैं भी एक तरीके से इस धंधे का मालिक ही हूँ, तीसरा मालिक मैं भी तो हूँ, ये भी तो है, तीनों मालिक ही तो है। तो फिर मालिकों वाली कुछ बात नहीं आ रही। तो बी और सी ने बोला नहीं नहीं तू तो नया है, अभी तुझे इतना पता नहीं है, हम दोनों कर लेंगे, इसको बुलाते ही नहीं बेटा। तो इसने कहा यार ये तो बड़ा गलत हुआ। तो ये किसी लॉयर के पास गया था, तो लॉयर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो आप अगर वो बी और सी अगर आपको मना कर रहे हैं तो उनका कोई हक नहीं है आपको मना करने का। आप जबरदस्ती बेटा वो जो उनका मीटिंग का दरवाजा खोल के बैठ जाओ वहां पे, ये बी और सी आपको मना नहीं कर सकते। आप भी चाहो ना, वो अगर आपको मना कर रहे हैं आप साथ में चले जाओ क्लाइंट से मीटिंग करने, वो आपको रोक नहीं सकते। क्यों? ऐसा नहीं है कि बेटा आपको उन्होंने निकाल दिया कि तूने हमारी बात नहीं मानी, निकल जा पार्टनर, वो निकाल नहीं सकते बेटा। ये भी वन ऑफ द राइट है, राइट टू नॉट एक्सपेल्ड करके, राइट टू नॉट बी एक्सपेल्ड, ये एक राइट है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा भी। तो अगर वो आपको बोले बी और सी तू हमारी बात नहीं सुन रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, हमने जब तुझे मना कर दिया कि तू ऐसा पार्टनर नहीं क्या कहते हैं ऑपरेशंस धंधे में जो हमारे चल रहे हैं तू उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तेरा हक नहीं है, ये तू नया पार्टनर है। बेटा उनका आप बोल देना ऐसा कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12A ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये मेरा पूरा का पूरा राइट है। मतलब अगर मैं एक बार इस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन के घुस गया, बस एक बार पार्टनर बनना है, उसके बाद बेटा लॉ अपने आप संभाल लेगा। बेटा उसके बाद लॉ अपने आप संभाल लेगा, आप ऑटोमेटिकली उस फर्म के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा बेटा लेकिन एक कैच की बात बताओ, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बना रखी है, जो कि मैंने बोला आप पार्टनर्स क्या करते हैं जनरली पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं, ये तीनों क्या करेंगे पार्टनरशिप डीड। ऑब्वियसली बेटा जब भी आप एक पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, ये तीनों पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप डीड तो बनाएंगे ना। मैंने बोला था वो रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, ओरल भी होगी। ओरल अगर होगी बेटा मैं आपको दोनों केस बताऊंगा, ये आपके स्टडी मैट में गिवन नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेटा सीबीएसई बोर्ड में आजकल केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, अब वो जमाना गया जब डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अब वो जमाना गया। अब बेटा वो नॉलेज टेस्ट करेंगे क्या इसको चीजें पता भी हैं, वो ये पूछेंगे क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या बनेगा देखो, क्वेश्चन ये बनेगा ए बी और सी ने पार्टनरशिप डेट बना रखी है, ओरल डीड बना रखी है, मतलब बस मुंह जुबानी बता रखी है। अब मुंह जुबानी है, उसमें ये ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, मुंह जुबानी है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि ए ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर सकता है नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। अब बेटा ये बी और सी उसको मना कर रहे हैं, तो क्या ए पार्टिसिपेट कर सकता है? तो बेटा आंसर इज क्लियरली यस, क्योंकि साफ साफ हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। बेटा ओरल है, ओरल है मतलब आपने कोई रिटर्न में लिखित में पार्टनरशिप डीड तो बनाई नहीं, इसका मतलब ऐसा तो मतलब ये दोनों तो मुकर भी जाए, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये तो ओरल है, पार्टनरशिप डीड की तो वैसे भी एब्सेंस है, तो इस केस में ऑटोमेटिकली लॉ के प्रोविजंस लगने लग जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, पार्टनरशिप एक्ट जो है ना वो ये कहता है कि अगर कोई डीड नहीं है, लिखित में कुछ भी नहीं है, ऐसे डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत है। बेटा अगर आपने लिखित में कुछ नहीं बना रखा तो ऐसे हो सकता है ना पार्टनर्स एक दूसरे को काट दे, मेरा मतलब क्या कहते हैं उसको, मुकर जाए एक दूसरे की बातों से कि नहीं हमने तो कुछ नहीं बोला, डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उसमें यह कहता है कि अगर ऐसा केस होता है जब आपने रिटर्न में कोई डीड नहीं बना रखी, तो वहां पे इंडियन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है बेटा वो लगने स्टार्ट हो जाएंगे। सर वो कौन कौन से प्रोविजन है बेटा, वो अभी नहीं पढ़ना, वो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे। ये तो हो गया बेटा पहला केस। अगर ओरल होगी तो इसका आंसर क्या है, अगर ओरल है तो ऑटोमेटिकली बेटा वो पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि यहां पे डीड साइलेंट है, लिखा ही नहीं ऐसा कुछ कि ए कर सकता है नहीं कर सकता। तो बेटा जब कुछ लिखा ही नहीं तो और लॉ वो डीड खुद साइलेंट है, तो बेटा हमारा लॉ करेगा, हाँ लॉ अपने आप काम करेगा। तो लॉ के हिसाब से बेटा देखो सेक्शन 12A में लिखा है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अब मेरी बात सुनो बेटा, एक केस दूसरा केस ये है कि बेटा रिटेन एग्रीमेंट है, तीनों पार्टनर्स ने रिटेन एग्रीमेंट करा रखा है और बी और सी ने एक ऐसा क्लॉज लिखा है, उसमें ये लिखा है कि ए नया पार्टनर आया है, वो अभी 6 महीने तक ऑपरेशंस में हमारे ये जितना भी धंधे में ऑपरेशन चल रहा है क्लाइंट से मीटिंग वगैरह नहीं कर सकता, और बेटा ए ने इस पे साइन करा है। अगर बेटा ये केस है तो बेटा फिर उसको लॉ भी नहीं बचा सकता, यहां पे पार्टनरशिप डीड काम करेगी। बेटा अगर यहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिख दिया कि नहीं नहीं ए अभी नया आया है, ऐसा नहीं हो सकता, 6 महीने तक 1 साल तक हम इसको ऑपरेशंस में नहीं इंक्लूड करेंगे, अभी ये क्लाइंट से मीटिंग नहीं करेगा, अभी ये काम सीख रहा है, अभी मीटिंग्स वगैरह में भी नहीं आएगा, तो बेटा वहां पे ए तो बी और सी के पास पूरा राइट है ए को मना करने का। अगर ए बुरा मान जाता है, कोर्ट में चले जाता है, इन पे केस कर देता है और सेक्शन 12A का हवाला देता है, तो बेटा वो गलत हो जाएगा, वहां पे ए ही हारेगा, क्योंकि लॉ ने बोला है नो डाउट 12A में ये लिखा है कि आपका पूरा राइट है, आपका पूरा राइट है, लेकिन आपने क्योंकि एग्रीमेंट में ऐसा लिख दिया
तो अब आपको वो ही फॉलो करना पड़ेगा। ये तो तब काम करेगा अगर आपके एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, साइलेंट होता है इस क्लॉज के लिए, ठीक है। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये बड़ा हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने दिया, जनरली ऐसा कोई क्लॉज होता ही नहीं बेटा, ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता, होता ही नहीं बेटा। अगर ऐसा होता ना तो एक अभी पार्टनर बन के आएगा नहीं बी और सी में, वो देखेगा यार मैं पार्टनर बन के आ रहा हूं लेकिन मुझे ऑपरेशंस में तो पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे, ना क्लाइंट से मीटिंग करने दे रहे। आप बताओ, आप ऐसे फॉर्म में पार्टनर बन के जाओगे? नहीं जाओगे बेटा। वो आपको ऐसा लगेगा ये मुझको अलग रख रहे हैं, मिला नहीं रहे क्लाइंट से, सीधी बात है। ठीक है बेटा, तो ये हो गए 12A। चलिए अब बेटा जाते हैं 12C में। 12C में राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ये जैसे बेटा हमारे संवैधानिक राइट है ना, जैसे डेमोक्रेसी में आपके पास पूरा राइट है कि आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, ये भी एक क्लॉज है बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये जैसे संवैधानिक राइट है, ऐसे ही बेटा पार्टनर्स के पास भी यही राइट है। मतलब सीधी बात, वो ये थोड़ा ऊपर वाले का एक्सटेंशन ही है बेटा। अच्छा, ये कहां लिखा है? 12C के अंदर बेटा सेक्शन 12 है, उसका ए बी और उसके सी जब आप देखेंगे, उसका 12C के अंदर आप देखेंगे उसमें एक और राइट गिवन है, एक और राइट गिवन है, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, इसका मतलब बेटा ये जो ए और बी और सी, मतलब ये जो बी और सी सोचो पार्टनर है, वही ए को ये हायर कर लेते हैं एज अ पार्टनर। ए इनकी कंपनी में इनकी पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर बन के आता है। ठीक है सर, बेटा ये ए को क्योंकि अभी अभी नया नया आया है, तो बेटा ये ए को ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे ये नौसिखिया है। बेटा होता है ना कभी कभी क्लास में जब कोई नया बच्चा आता है तो वो अपने आप को थोड़ा सा अलग महसूस करता है, क्योंकि वो नया है, पुराना तो है नहीं। पुराने बच्चों ने अपना ग्रुप बनाया होता है, झुंड बनाया होता है, वो नया बेचारा अभी अभी आया होगा तो कोई फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं, तो वो अपने आप को थोड़ा सा अलग मानता है। तो जब बी और सी ने ए को अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में लेके आए, तो ए को इन्होंने ऐसा फील कराया कि भाई तू अलग है, तू अभी अभी आया, तू नया है, तुझे इतना पता नहीं है, हम बी और सी बहुत पुराने हैं, हमें ज्यादा पता है इस पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। तो बताऊं, जो भी कुछ होता, ए बेचारा ओपिनियन देने की कोशिश करता कि देखिए सर इस साल सेल्स ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, तो वो बोलता है, बी और सी पता है क्या बोलता है, अबे तू अभी नया नया है, तू हमको सिखा रहा है, हमको ज्यादा पता है इस पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो बेटा ए बेचारा कोई भी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, ये उसकी सुनते ही नहीं, उसकी काट देते हैं बात को, ना उसको मना कर देते हैं, नहीं नहीं भाई तू अब ओपिनियन मत दिया कर, तेरी नहीं सुनने, क्योंकि तू अभी नया नौ सीखा है, तुझे कुछ नहीं पता, तू अभी नया है, तुझे पता है क्या इस पार्टनरशिप के बारे में, तूने बनाई है क्या, हमने बनाई है। तो बेटा अगर आप ऐसी हरकतें करते हो, ऐसी हरकतें कर देते हो, तो ये जो ए पार्टनर है ये लॉ का सहारा लेके कौन सा सेक्शन 12C कोर्ट कर सकता है उन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, बी और सी को। ए ये बोल सकता है कि भाई सुनो बी और सी सुनो, सेक्शन 12C ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में साफ साफ ये लिखा है कि अगर मैं इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर एज अ पार्टनर बन गया तो मेरा पूरा पूरा हक है कि मैं एक्सप्रेस ओपिनियन कर सकता हूं। वो अलग बात है तुम मानो ना मानो, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें मेरे बात सुननी तो पड़ेगी ही, सुननी पड़ेगी। ठीक है, in matters relating to the partnership, any differencing arising as to ordinary matters connected with the business may be decided by a majority of the partners and every partner has the right to express their opinion before the decision is taken। ठीक है, वही बात हो गई। अब वो माने ना माने वो अलग बात है बी और सी, लेकिन ए के पास पूरा पूरा हक है अपना पक्ष रखने का। तीसरा बेटा, तीसरा राइट है 12D में। अगर आप सेक्शन 12D देखेंगे आपको एक और राइट वहां पे मिलेगा, कौन सा, राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स। बहुत इंपॉर्टेंट राइट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है, रियल लाइफ में ये राइट बहुत यूज होता है बेटा, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप फिर से वही एबीसी वाला एग्जांपल, बी और सी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ए को नया पार्टनर हायर कर लिया, अब बी और सी ने बोला ये तो नया नया पार्टनर है, इसको बताओ किताबों की वो नहीं देंगे। बेटा ये बुक्स का मतलब ये नहीं आप एक लाइब्रेरी बना रखी है, नॉवेल्स वगैरह रखी हो, ये वो बुक्स नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है यहाँ पे बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है। ठीक है सर, बुक्स ऑफ, हमें पता है सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है। अच्छा बेटा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बेटा जैसे ही ए मतलब कोई भी नया पार्टनर अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर हायर होता है, हायर तो नहीं, हायर वर्ड गलत है बेटा, अगर उसका उसमें दाखिला होता है, नया एडमिशन होता है, एडमिशन एक्चुअली करेक्ट वर्ड होता है, अगर कोई भी नया पार्टनर का एडमिशन होता है किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो बेटा ऑटोमेटिकली वो एक राइट उसके पास आ जाता है कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है पार्टनरशिप फर्म की, बेटा वो उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, इजीली एक्सेस कर सकता है। यहां पे बात नहीं खत्म होती, वो उसको इंस्पेक्ट भी कर सकता है। इंस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, मतलब वो उस पर ऑडिट ट्रेल चला सकता है, मतलब वो उसमें पूरा क्या कहते हैं, जैसे बेटा आपने रेड मूवी देखी अजय देवगन की, उसमें बेटा वो देखता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक वगैरह करता है, आपने देखा होगा ना, वहां पे अकाउंट्स की बुक्स को चेक करते हैं, इसमें कोई एंट्री गलत तो नहीं है, अरे यहाँ पे कोई घोटाले वाली एंट्री तो नहीं मारी, अरे यहाँ पे पैसे बचाने की कोशिश तो नहीं करी है, कोई फिक्टिशियस एसेट तो नहीं दिखा रखी, ऐसा है। ऐसी बेटा ये पार्टनर भी कर सकता है कि
अभी अभी इन्होंने मुझे हायर करा है, कहीं इन्होंने मेरी सैलरी के साथ हेरा फेरी तो नहीं करी, इन्होंने मेरी कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट तो नहीं करी, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा बेटा। तो बेटा अगर ये बी और सी घोटाले करने की कोशिश करे कि ये तो नया नया आया है, इसको बेवकूफ बना देते हैं, इसको कम प्रॉफिट देंगे, इसको बोलेंगे ज्यादा लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कम डालेंगे, है ना, तो बेटा और इसको बोलेंगे तो उसको बताओ ए को बोलेंगे तू बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दे सकता क्योंकि तू अभी नया नया पार्टनर है, तू अभी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं देख सकता, तुझे चीजें पता चल जाएंगी। ऐसे नहीं कर सकते बेटा, ऐसा होता है ना बेटा कभी कभी, तो ऐसे नहीं कर सकता बेटा। ए कह रहा है तुम लोग गलत हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12D ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए अगर एक पार्टनरशिप फर्म में नया एंटर होता है ऑटोमेटिकली उसके पास एक राइट है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है बी और सी से कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने चले जाऊं, नहीं चले जा चुपचाप से आराम से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा जा बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आ। अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो उनसे बेटा अकाउंटेबल भी कर सकता हूं, उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है, ठीक है बेटा। राइट टू शेयर प्रॉफिट, बेटा ये राइट तो होता ही होता है, मतलब अगर ए जैसे बी और सी ने ए को हायर कर लिया लेकिन कह रहा है कि तुझे कुछ देंगे ये प्रॉफिट में शेयर, तो बेटा फिर पार्टनर क्यों हायर करा? बेटा अगर ए बेचारा नया पार्टनरशिप में एंटर हो रहा है इस बेसिस पे, मतलब वो एक तरीके से पार्टनरशिप का एक मालिक है, वन ऑफ द मालिक है बेटा, पार्टनर क्या होता है मालिक ही तो है एक तरीके से, तो ए भी वन ऑफ द एक पार्टनरशिप फर्म का मालिक है, और मालिक लोगों का काम क्या होता है प्रॉफिट में हिस्सा लेना, बेटा प्रॉफिट में हिस्सा मालिक लोग ही तो लेते हैं, रिलायंस का मालिक अंबानी है तो अंबानी प्रॉफिट का हिस्सा लेता है ना, यही तो होता। तो अगर बेटा ए को आप हायर कर रहे हो, सॉरी एडमिशन दे रहे हो अपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर, बी और सी अगर हायर कर उसको एडमिशन दे रहे हैं ए को, तो बेटा वो उसको क्या प्रॉफिट शेयरिंग नहीं देंगे? सोचो उन्होंने मना कर दिया कि इसको नहीं देंगे, मना कर दिया बेटा, तो बेटा ए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13B ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जाके कोर्ट में ये बोल सकता है कि भैया साहब ये देखो मुझे बी और सी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दे रहे, मुझे पार्टनर हायर कर लिया है, मैं इस फर्म का पार्टनर हूं बकायदा, लेकिन ये मुझे प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दे रहे हैं। तो बेटा आपको पता है वहां पे प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे ये बोला जाएगा कि हर पार्टनर के पास एक हक है प्रॉफिट शेयरिंग लेने का। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है, मतलब बी और सी ने मना कर दिया, मतलब इस बेचारे को कुछ भी नहीं है, तो बेटा इसको इक्वल शेयरिंग मिलेगी, इक्वल शेयरिंग मिलेगी बेटा। जैसे अगर 1,20,000 का प्रॉफिट है, अगर सोचो बेटा 1,20,000 का प्रॉफिट आया एग्जाम्पल के तौर में, तो बेटा इक्वल इसके भी 30,000 खाते में जाएगी, इसके भी 30,000 खाते में जाएगी, और बेटा इसके, अच्छा ये तो मैंने गलत कर दिया, 40 है, सॉरी 40 है बेटा, 40,000 इसके खाते में जाएगी बेटा, इसके भी 40,000 खाते में जाएगी, और इसके भी 40,000 खाते में जाएगी। अब बी और सी बताओ कोर्ट में बोलेंगे अरे भाई साहब, अरे जज भाई साहब, अरे जज आप मेरी बात तो सुनिए सर, क्या हो गया ये, हमने तो इसको हमने सर इसको कुछ भी नहीं देना, हमने तो ऐसा लिखा है कि इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है नहीं है, ऐसी बकवास कुछ नहीं चलेगी, आपको इसको एटलीस्ट इक्वल शेयरिंग तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, चाहे 10% ही दो, लेकिन बेटा लिखना पड़ेगा। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो बेटा इसको इक्वल देना पड़ेगा, चाहे आप 2% लिखो तो ठीक है। मैं आपको यहाँ पे भी 2 केस बताता था, सोचो इन तीनों ने पार्टनरशिप डीड करी है लेकिन ओरली करी है, मुंह जुबानी बोला है सब कुछ, तो बेटा मैंने आपको बताया मुंह जुबानी में तो डिस्प्यूट हो सकता है, और जैसे यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया, बी और सी ने बेटा इस बेचारे को लालच देके फंसाया, अरे आजा आजा 70% प्रॉफिट शेयरिंग देंगे, आजा आजा, ये बेचारा लालच देख के आ गया, अब बेटा जैसे ही आया मुकर गए, नहीं दे रहे, जा क्या उखाड़ लेगा। तो बेटा उस केस में ऐसे बदमाशों के लिए इन्होंने बताओ कि ये सेक्शन बना रखा है, सेक्शन 13B। यहां पे ए जाके कोर्ट में बोल सकता है कि इन्होंने मुझे बेवकूफ बना के लालच देके 70% का पार्टनरशिप में हायर कर लिया, मेरी कैपिटल अपने धंधे में लगवा ली, अब मुझे प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दे रहे हैं। तो बेटा इस केस में लॉ बोलेगा कि भाई साहब क्योंकि तुम्हारी ओरल है, तुमने बस मुंह जुबानी बोला है, अब तुम मुकर भी गए, तो उस केस में इसको इक्वल शेयरिंग देना पड़ेगा। जैसे अगर 1,20,000 का प्रॉफिट आया, इसको तुमको 40,000 देना ही पड़ेगा, इससे नीचे गए तो जेल खाने पड़ेगा बेटा, फाइन लगा देंगे बेटा बी और सी पे अच्छा खासा, तो बेटा ये डर गए। अच्छा दूसरा केस में बेटा इन्होंने बताया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना ली बीएससी ने कहा भाई साहब हम ओरल में तो बड़ा चक्कर है, इक्वल शेयरिंग देनी पड़ेगी, इन्होंने लिखवा दिया ए को कि बेटा आ जा, लेकिन भाई 70 नहीं देंगे, 20% देंगे, देख ले अब 20%, आपने कहा चल ठीक है एटलीस्ट 20% तो दे रहा है, तो बेटा ये आ गया 20% देने आ गया। तो बेटा लेकिन बाद में ए को पता ऐसा चला, अब एक ही चला कि सुनो, ए ने देखा यार सेक्शन 13B, ए ने देखो यार सेक्शन 13B में तो ऐसा लिखा है कि मैं इक्वल, देखो पार्टनर्स आर इंटाइटल टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट्स, बेटा ऐसा लिखा हुआ, तो ए का दिमाग चल गया, इसने कहा ये मुझे 20% क्यों देने हैं बी और सी, लॉ में तो ऐसा लिखा है कि मुझे इक्वल शेयरिंग मिलेगी, 50% तो मिलना चाहिए मुझे, 33% तो मिलेगा मुझे,
13% कम दे रहे, 20% दे रहे हैं। बेटा वो केस कर दिया उन्होंने, इस पे बी और सी पे केस कर दिया इसने। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब बी और सी जब वहां पे जाएंगे बेटा, पता है कोर्ट क्या बोलेगा? ए को गलत ठहरा देगा। आप बोलोगे सर ये तो गलत है, लॉ में साफ साफ लिखा है इक्वल शेयरिंग है। बेटा लॉ में साफ साफ लिखा है इक्वल शेयरिंग है, लेकिन ये तब है जब आपकी पार्टनरशिप डीड में कोई लिखा ही नहीं ए को आप कितना दोगे। अगर आपने लिख दिया कि ए को 20% मिलेगा तो वहां पे प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेंगे, जो आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है वो करा जाएगा। देखिए बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये लिखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये लिखा है बेटा, अगर सबसे पहली चीज ये मैं बता देता हूं, वो सबसे पहली प्रायोरिटी बेटा पार्टनरशिप डीड को देंगे। मतलब आपने अगर रिटन पार्टनरशिप डीड बना रखी है और उसमें आपने जो कुछ लिखवा रखा है बेटा, लॉ उसी को ही मानेगा, लॉ उसी को मानेगा। ये प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो बेटा तब लगेंगे जब ये लिखित में अगर कुछ कराए नहीं, सिर्फ मुंह जुबानी चल रहा है। क्योंकि बेटा केस ऐसे देखे गए, मुंह जुबानी में क्या हो रहा था बेटा, पहले तो बेटा क्या चलता था कि बेटा एक बार प्राण जाए वचन ना जाए, ऐसा सिस्टम चलता था बेटा, है ना। तो वहां पे तो वो एक बार उन्होंने बोल दिया तो वो पका जबान के पक्के होते थे। लेकिन अब ऐसा जमाना है कि बेटा बात बात में मुकर जाते हैं लोग। तो अब कोर्ट ने ऐसा बनाया कि भाई साहब, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट में बड़ा चक्कर होता था, ओरल केस में बड़ा चक्कर होता था, लोग मुकर जाते थे, तो वहां पे उन्होंने प्रोविजंस बना दिए कि अगर बाय चांस ओरल एग्रीमेंट है तो वहां पे प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगेंगे। लेकिन बेटा जब अच्छी खासी पक्की पकाई रिटर्न एग्रीमेंट कर रखी है तो वहां पे बेटा लॉ को साइड में रख दो, कोई प्रोविजन नहीं लगेंगे, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा गया वो चलेगा। जैसे इस केस में बी और सी ने ये ठाना कि ए को 20% देंगे तो बेटा 20% ही दिया जाएगा। वहां पे फिर 50% अगर ये बोलेगा अरे लॉ में तो 50% लेगा, अरे बेटा वो तब जब ओरल एग्रीमेंट होता, रिटन एग्रीमेंट में साफ साफ साक्षात लिखा हुआ कि 20% दिया जाएगा, 20% ही मिलेगा। बेटा ये मैं आपको केसेस करके समझा रहा हूं, इतना डिटेल में किसी किताब में नहीं है, ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा किसी भी किताब में, लेकिन केस स्टडी बन के ऐसा आ सकता है। मैं दोनों केस करके समझा रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए अब आइए बेटा 13C में, बेटा 13 अगर जब आप 13C खोलेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वहां पे लिखा राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको समझाता हूं, रुकिए बेटा। आप एक पार्टनर हो बेटा, पार्टनर आप जब किसी, अगर आप किसी फर्म के अंदर पार्टनर आओगे, जैसे ए है, बी और सी ने ए को एज अ पार्टनर अपनी फर्म के अंदर लिया, ठीक है, ले लिया बेटा, फोकट में लेंगे? अरे ले क्यों रहे हैं ये तो बताओ। ये बी और सी ए को एज अ पार्टनर अपनी फर्म के अंदर ले क्यों रहे हैं बेटा? क्योंकि ए के पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बी और सी के पास नहीं है और उनको उसकी जरूरत है। बेटा फिर से सुनो मेरे बातों को, बी और सी ए को एज अ पार्टनर अपनी फर्म में इसलिए ले रहे होंगे क्योंकि ए के पास ऐसा कुछ तो होगा जो बी और सी के पास नहीं है और उसकी जरूरत उनको है, इसलिए। फॉर एग्जांपल बेटा इन्होंने एक रेस्टोरेंट बिजनेस खोल लिया, बी और सी पैसा लगा लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया, ढांचा रेडी कर लिया, लेकिन ये रेस्टोरेंट चलता कैसे है, इसकी टेक्निकलिटीज क्या है, फूड बिजनेस क्या होता है, वो कैसे मैनेज करते हैं, कस्टमर्स को कैसे मैनेज करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, शेफ को कैसे मैनेज करते हैं, इसका ज्ञान ही नहीं है इनको। लेकिन ए के पास वो, क्योंकि बहुत बड़ा मिशेलिन स्टार शेफ है, सोचो बेटा, तो उन्होंने कहा यार अगर ये बंदा हमारे पास आ जाए तो एक तो ये मिशेलिन स्टार है, इसके ब्रांड वैल्यू है, दूसरा इसके पास वो नॉलेज है जिससे हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है, उसके बेसिस में इसको हायर करें। तो बेटा वो ए आएगा तो ऑब्वियसली अपना एक्सपर्टीज तो लेके आएगा, साथ में कुछ कैपिटल भी तो लेके आएगा, पैसा वैसा कुछ तो लेके आएगा बेटा, है ना। तो वो पैसा जो लेके आ रहा है बेटा धंधे में, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनो, सोचो अब ए को उन्होंने बेटा हायर कर लिया तो बेटा ए खाली हाथ तो आएगा नहीं, कुछ पैसा अपने साथ हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर लेके आएगा। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये जो पैसा ए एज अ पार्टनर इस फर्म के अंदर लेके आया है, सोचो एक सेकंड के लिए, अगर ये इस फर्म में पार्टनर नहीं होता, अभी इमेजिन करो बेटा, हर चीज इमेजिन करो जो मैं आपको बोल रहा हूं, स्टोरी डेवलप करो। सोचो बी और सी ने जब ये ए है, ये जो ए एज अ पार्टनर बनके इस फर्म में आया है, ये जो पैसा ये अपने साथ लेके आया है, एक सेकंड के लिए ये सोचो बेटा, अगर ये पार्टनरशिप में नहीं होता तो बेटा ये पैसा कहीं क्या करता। सोचो अभी किसके पास कोई ऑफर ही नहीं आई है, किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं है, तो बेटा ये जो पैसा इसके पास पड़ा, इस पैसे का फ्री क्या करता बेटा? ये पैसा ये एफडी लगा देता, एफडी में पैसा डाल देता, एफडी में इसको 8 7.5% का ब्याज मिल जाता। चलो एफडी छोड़ो, इक्विटी में पैसा लगा देता, इन्वेस्ट कर देता, डेट्स में लगा देता, मतलब कहीं ना कहीं बेटा पैसा लगा देता, घर में पैसा गाड़ के तो नहीं रखता, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता, और मान के चलते हैं इसको बेटा, सोचो 7 से 8% का ब्याज तो मिल ही जाता। अरे अगर एफडी करा देगा बैंक में तो बैंक में एटलीस्ट इसको 7 to 8% का इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा बेटा साल के लिए, मानते हो? जी सर। तो बेटा वो पैसा ये वहां नहीं लगा रहा,
ये ऐसा लगा सकता था, मैं अभी आपको बता रहा हूं। ए अगर बेटा सोचो इस धंधे में नहीं होता एज अ पार्टनर, तो ये जो ये पैसा लेके आ रहा है, ये पैसा फिर ये कहीं एफडी में लगाता, 7% तो एटलीस्ट इसको मिलता ही मिलता। लेकिन ये तो बेटा तब था जब ये लगा सकता था, लेकिन लगा तो नहीं रहा। असलियत में क्या हो रहा है? असलियत में तो सर ये ए एक पार्टनर है किसी फर्म के अंदर। हाँ, तो वो जो पैसा है इसने धंधे में लगा दिया। हाँ, तो क्या बेटा वो जो 7% का ब्याज इसको मिल सकता था, उसका लॉस नहीं हो गया इसको? अरे हाँ सर, ये तो बहुत सही बात बोली आपने। बेटा क्या ये धंधे में अगर एज अ पार्टनर बन रहा है, धंधे में अगर ऐसा पार्टनर अगर ये बन जाता है, तो ये जो पैसा इसने धंधे में लगाया, अगर ये धंधे में ना लगाता वो पैसा एफडी में डाल देता, एफडी इसको 7% का ब्याज दे देती। लेकिन धंधे में लगाने से इस पैसे को इसका बेटा कुछ ब्याज नहीं मिल रहा, और वो 7% का ब्याज भी चला गया। आपने इकोनॉमिक्स में बेटा इसको कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्या कहते हैं इसको, अपॉर्चुनिटी लॉस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। बेटा आपने 11th क्लास में शायद ये कंसेप्ट पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? मिस्ड नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब जो आपने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी, इसने मिस कर दी बेटा। अगर ये धंधे में ना होता, सोचो एग्जांपल अभी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं होता, तो क्या करता बेटा? एक नॉर्मल हमारे जैसा आदमी होता, और उस पैसे का फिर क्या करता? जो ये कैपिटल लेके आए यहाँ पे, उसको कोई इन्वेस्ट कर देता एफडी में, 7% का ब्याज मिलता। लेकिन अभी तो ये ऐसा पार्टनर इस फॉर्म के अंदर, तो बेटा क्या उस पैसे का से कुछ मिल रहा है? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं मिल रहा। 7% तो मिल ही नहीं रहा। 7 अगर एफडी में लगा तो 7% मिलता, लेकिन यहाँ पे तो कोई एफडी नहीं है, यहाँ पे तो धंधे में लगा दी। तो बेटा उस एफडी का, इस इंटरेस्ट का लॉस हो जाता, तो बेटा पता है ये पार्टनर ए क्या बोलेगा? ये बोलेगा भैया मैं तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर आ रहा हूं अपना पैसा लेके, लेकिन सुन लो बड़े ध्यान से, बीओसी को बोल रहा है कि भैया ये जो मैं पैसा लेके आ रहा हूं ना, अपनी एफडी निकाल के आ रहा हूं। ये पैसा मेरे एफडी में पड़ा था, तुमने मुझे पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, मैंने कहा चलो तुम्हारी फर्म है, मेरे से कुछ भला हो जाए, मैं मिशेलिन स्टार शेफ हूं, तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा। तो भैया पहली बात, लेकिन ये जो पैसा मैं लेके आ रहा हूं, ये मैं अपनी एफडी तोड़ के ला रहा हूं, और एफडी जब तोड़ के ला रहा हूं तो 7% ब्याज का लॉस करके आ रहा हूं, तो इस लॉस की भरपाई तुम लोग करोगे, तुम दोगे मुझे वो 7% है। इसलिए बेटा ये जो कैपिटल इसने अपना पैसा फॉर्म को तो दे दिया, ये लो भैया हमारा पैसा यूज कर लो, तुमको करना है तो, लेकिन क्योंकि मैं अपना वो एक इंटरेस्ट, एक ब्याज छोड़ के आ रहा हूं, जो मैं आराम से बैठे बैठे कमा सकता था, वो तुम दोगे मुझे, बी और सी तुम दोगे। तो बेटा बी और सी को वो देना पड़ेगा। लेकिन अब यहां पे केस बनाते थे बेटा। अब केस सुनो बड़े ध्यान से, सोचो ओरल एग्रीमेंट है ए बी सी ने, ए ने बोलते तुमको मुझे देना पड़ेगा 7%, बी और सी भी मान गए, ओरल चल रहा है, अभी लिखत में कुछ नहीं है बेटा, लिखत में कुछ नहीं है, सब मुंह जुबानी चल रहा है। बेटा वो घड़ी आ गई इंटरेस्ट देने की, ए ने कहा हाँ भैया मेरा पैसा तुमने यूज करा, बी और सी ने कहा हाँ यूज करा, लाओ मेरा ब्याज दो मुझे, मेरा 7% ब्याज दो मुझे, ए मांग रहा है। बेटा ये बी और सी मुकर गए, कौन सा ब्याज? हमें तो नहीं पता कौन सा ब्याज, हमें नहीं पता क्या होता है ब्याज। बेटा उसने कहा अच्छा मैं बताता हूं क्या होता है ब्याज। वो चला गया कोर्ट में, शख्स उसने बोला भाई साहब, जज को बोला भाई साहब मैंने इनकी पार्टनरशिप फर्म में आया एक शर्त पे कि मेरा तुम पैसा ले लो, ठीक है मैं पार्टनर भी बन जाता हूं, मेरे से तुम्हारा कुछ भलाई हो जाएगा क्योंकि मैं शेफ हूं, तुम्हारी मदद कर दूंगा धंधा चलाने में। लेकिन मैंने इनको ये बोला था जब तुम मेरा कैपिटल ले रहे हो, ये कैपिटल का पैसा, बेटा ये जो मैं कैपिटल का पैसा लेके आया हूं, कैपिटल का पैसा लेके आया हूं, मैं अपनी एफडी तोड़ के लेके आया हूं, मैं इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा था, एफडी में सोचा इन्वेस्ट कर रहा था, और वहां पे मैं आराम से 7% का ब्याज कमा रहा था। लेकिन अब उसको मैं छोड़ के आया और इनको वो पैसा दे दिया, तो एक तरीके से मेरा 7% का लॉस हो गया ना, ऐसा ये जज को समझा रहा है, जज भी सुन अच्छा, तो 7% का मेरा लॉस हो गया सर। तो मैंने ये बोला ये 7% का जो मेरा लॉस वहां पे, वो तुम मुझे दो, तुम दे दो, बात वही बड़ी, मुझे 7% से मतलब है, या तो मैं एफडी से कमा लूंगा या धंधे में तुम मेरा पैसा लगा मुझे दे दो। अब लेकिन ये लोग मुकर गए, ये दे नहीं रहे। तो बेटा उस केस में पता है क्या होगा? ओरल एग्रीमेंट है, बड़े ध्यान से सुनो, कोर्ट पता क्या बोलेगा? बी और सी को नॉट गिल्टी कह देगा, बेटा बाई से बरी कर देगा, जीत जाएंगे बी और सी केस, ए हार जाएगा। आप सोचोगे सर ये क्या हुआ, फिर ये राइट पढ़ने का फायदा क्या हुआ? इस राइट पढ़ने का तो फायदा है सर, ये तो कोई राइट ही नहीं है, ये राइट है या कि लाइबिलिटी है? हाँ बेटा ये राइट तभी ही काम करता है जब आपने ये जो चीज बातें करी ना, ए ने बी और सी को जो बोला अब तक, मुझे 7% दो, ये वो, ये जितनी स्टोरी सुनाई, बेटा ये अगर पार्टनरशिप डीड में लिख देता तो सेफ होता। और ओरल एग्रीमेंट है, तो ओरल एग्रीमेंट के केस में मैंने आपको बताया था प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगने स्टार्ट हो जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू प्रोविजन टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेने के लिए, मतलब आपके पास अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें नहीं लिखा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या आपने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई, तो बेटा उस केस में किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आपने कहा सर ये तो बहुत बेकार बात हुई, ये तो बहुत बेकार बात है, लॉ ने क्या लॉजिक बताया?
लॉजिक तो ये है ना कि हम किसी चीज को छोड़ के आ रहे हैं तो हमको यहां पे वो चीज मिलनी चाहिए ना। हाँ बेटा, लिख के पता जज ने क्या बोला? जज ने कहा बेटा तू पार्टनर तो है, लेकिन क्या तू इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन के प्रॉफिट का शेयरिंग नहीं ले रहा होगा? तो बेटा उस प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर सारा तेरा ब्याज इंक्लूडेड तो है। ये लॉ ने बोला। हालांकि बेटा ये सिर्फ 50% लॉजिक है, इसका 50% लॉजिक आपको यहां नहीं समझ में आएगा, जब मैं आपको थोड़ा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। अभी इस एक्ट का मतलब बता रहा हूं बेटा, इस सेक्शन का मतलब बता रहा हूं जितना अभी हमारे लिए जरूरी है पढ़ना। इस सेक्शन पढ़े बेटा, आप समझे? देखो यहां पे भी लिखा पार्टनर्स, अ पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम अनलेस देयर इज एन, यहां पे शब्द देखो, अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। मतलब अगर ए ये कह रहा है कि भाई साहब मैंने तुम्हें अपनी कैपिटल दी तो इस पे भाई मुझे ब्याज दे दो, क्योंकि मेरे इस पैसे पे मुझे एफडी पे ब्याज मिलता था, तो बेटा बी और सी मना कर सकते हैं उसको, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा नहीं लिखा। मैं अभी बता रहा हूं नहीं लिखा, ओरल एग्रीमेंट के केस में होता है ये, क्योंकि वहां पे प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट काम करते हैं। लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट में लिख रखा है कि अगर ए ने हमको पैसा दिया, अब इस ए को 6% ब्याज देंगे इस कैपिटल में, तो बेटा बी और सी को देना पड़ेगा ब्याज, देना पड़ेगा बेटा बी और सी को ब्याज, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहां पे लिख दिया गया। चलिए ठीक है बेटा, ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन का रेलेवेंस जो है ना, इंटरेस्ट इज पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इस रिलायंस का, इस लाइन का बेटा रेलेवेंस है बेटा। ये पता आपको कब समझ में आएगा? जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। अब ये क्या होता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? हाँ बेटा, ये तब इस लाइन का मतलब समझाऊंगा, और जब मैं वो समझा रहा हूं बेटा, ये टॉपिक मैं आपको दोबारा लेके आऊंगा इस टॉपिक पे, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक, छठा राइट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13D ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। बेटा एडवांसेस का जो मतलब होता है ना, ये आजकल सोफिस्टिकेटेड टर्म्स लिख दिए। एडवांसेस का मतलब लोन होता है बेटा, सीधी बात। मतलब लोन मतलब बेटा हो सकता है एक पार्टनर है, सोचो ए है, बी और सी, वही वाला केस लेते हैं, बी और सी है, ए भी उस अंदर, ए भी उस पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर है। अब बेटा बी और सी को मतलब पैसे की, मतलब सॉरी, मतलब इनकी पार्टनरशिप फर्म को ओवरऑल पैसे की जरूरत पड़ गई। उन्होंने कहा यार एक लैंड खरीदना है, ए बी सी तीनों मिलकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार पार्टनरशिप को बताओ थोड़ा मतलब बढ़ाना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, एक काम करते हैं एक और ब्रांच खोलते हैं। तो बेटा इन्होंने जयपुर में सोचा, फॉर एग्जाम्पल एक और ब्रांच लेने की सोच रही कि वहां जयपुर में अब एक ब्रांच खोलेंगे, टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे ब्रांच खोलेंगे, ठीक है। तो बेटा उन्होंने वहां पे ब्रांच खोलने की सोची, लेकिन ऐसी ब्रांच तो खुलनी चाहिए, फोकट में नहीं खुलेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब बेटा बी और सी के पास तो इतना पैसा है नहीं, है ना, मार्केट से पैसा लेना नहीं चाहते क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ब्याज चार्ज करते हैं। तो उन्होंने ए से बात करी, क्योंकि ए के वो बहुत पैसा है, बहुत पैसा। तो उन्होंने ए को बोला कि भाई साहब तू एक काम कर, फर्म को हमारी पार्टनरशिप, बेटा बी और सी अपने लिए नहीं मांग रहे, धंधे के लिए मांग रहे। उन्होंने ए को बोला, ए तू पार्टनर है ना, देख तेरे पास हम होते तो हम दे देते, लेकिन तू थोड़ा पैसे वाला है, तू एक काम कर, थोड़ा सा लोन एज अ एक लोन दे दे तू, क्योंकि पार्टनर है, तेरा भी कर्तव्य बनता है, तू नहीं चाहता कि हमारा पार्टनरशिप ग्रो हो ना, तो तू एक काम कर, इस पार्टनरशिप फर्म को एक लोन दे दे। तो उसने कहा चल ये भी क्या याद रखेंगे, 10 लाख रुपए का लोन दे दिया बेटा, उसने 10 लाख रुपए का लोन दे दिया। तो बेटा बट ऑफ 10 लाख रुपए लोन। अब बेटा जैसे ही लोन शब्द आता है, आपको कर्जा शब्द आता है, तो बेटा आपके इसके साथ एक फोकट में एक और शब्द आ जाता है। जब भी कर्जा शब्द आता है, फोकट में एक शब्द आता ही आता है बेटा, उसको ब्याज बोलते हैं, ब्याज उसके साथ अटैच हो गया आता है बेटा। लोन है तो ब्याज होगा ही होगा बेटा। अगर आपने देखा, अगर आप कहीं किसी से भी लोन लेके आएंगे बैंक से बेटा, फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन लेके आएंगे, तो बेटा वो आपसे ब्याज तो चार्ज करेगा ही, है ना। अब इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक बेटा एक्चुअली इन्फ्लेशन है। क्यों ब्याज चार्ज करा जाता है लोन पे, है ना, क्यों लोग लोन पे ब्याज लेते हैं? इसका रीजन इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मतलब बेटा महंगाई, महंगाई होती है। वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा बेटा, यहां पे अभी नहीं समझा सकता, वरना ये कंसेप्ट बहुत टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चीजों को धीरे धीरे पढ़ेंगे बेटा, सारा एक साथ पढ़ लोगे ना तो सब कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए, तो अभी आप ऐसा समझो बेटा, क्योंकि मार्केट में महंगाई चल रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो आपका पैसा भी उस महंगाई के साथ एक्चुअली ग्रो होता रहेगा, ग्रो रहता रहना चाहिए, इसलिए उसमें ब्याज लिया जाता है। वो ब्याज कुछ नहीं होता, बस वो उस महंगाई का एक सेट ऑफ होता है, ठीक है। सेट ऑफ मतलब उस महंगाई का एक काट होती है, एक काट होती है, मतलब जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना आपने ब्याज ले लिया तो आपका पैसा इक्वल हो जाएगा। कोई नहीं बेटा, भी हम समझेंगे ये बात। तो उसने कहा ठीक है 10 लाख रुपए का तू लोन ले ले। तो बेटा बट ऑफिस फोकट पे तो देगा नहीं, ब्याज पे देगा। तो फर्म ए को ब्याज देगी, ब्याज देना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ए ने लोन दिया है तो बेटा वो ब्याज तो देगी ना, तो ब्याज देगी। लेकिन बेटा अब यहां पे फिर वो केस बना, फिर से सुनो, बी और सी मुकर गए ब्याज देने के लिए। उन्होंने कहा हम तो नहीं देंगे ब्याज, बता क्या कर लेगा। तो बेटा वो कोर्ट में चला गया
उस फिर से ए ने वही कहानी सुनाई कि इन लोगों ने मेरे से पैसा मांगा, मैंने फर्म को, क्योंकि मैं एज ए पार्टनर था, मैंने कहा चल फर्म का भला हो जाएगा, ग्रो होगी, हमारी फर्म है कोई नहीं, तो मैंने इनको लोन दे दिया। अब ये दोनों मुकर गए, बी और सी, हमको कह रहे हम ब्याज नहीं देंगे। तो बेटा उस केस में बी और सी गिल्टी हो जाएंगे, चाहे ओवरऑल एग्रीमेंट क्यों ना हो। आपने फंसा पिछले केस में तो नहीं है, अरे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये लोन है। बेटा लोन को लेके पता है कोर्ट बहुत ज्यादा पॉजेसिव होता है। बेटा लोन मतलब कर्जा, ब्याज, इन्फ्लेशन, बेटा उस पर तो ब्याज देना पड़ेगा आपको, उस पर ब्याज देना पड़ेगा, उस पर कोई मनाही नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अगर बी और, अब कोर्ट क्या बोलेगा बी और सी को कि भाई साहब इसने तुमको लोन दिया, तो बी और सी ये बोलेंगे भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन हमने कुछ एग्रीमेंट भी नहीं लिखा। अरे सर हमने कोई एग्रीमेंट नहीं लिखा, कि एग्रीमेंट में हमने तो कुछ लिखा ही नहीं कि हम उसको कुछ ब्याज देंगे या इतने % का ब्याज देंगे, हमने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो सर जब एग्रीमेंट में ही लिखा मुकर गए, क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा कोर्ट कह रहा है बेटा यहां पे अगर तुम मुकर जाते हो, मतलब यहां पे ओरल एग्रीमेंट है, मतलब यहां पे अगर तुम्हारे पास पार्टनरशिप डीड तुमने रिटर्न में भी चाहे बना रखी है, लेकिन इस प्रोविजन के लिए साइलेंट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, बेटा क्या होगा, आपके पास पूरी रिटर्न एग्रीमेंट है, लेकिन सोचो आपने लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ नहीं लिखा, या आपने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई, मतलब वो भी वही बात हो गई, ओरल हो गया। तो बेटा उन केसेस में मैंने आपको बताया प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगने लग जाएंगे, और उसमें साफ साफ प्रोविजन में ये लिखा है कि अगर कुछ भी डीड साइलेंट है या एब्सेंट है, साइलेंट है या एब्सेंट है, मतलब साइलेंट का मतलब डीड है लेकिन इस चीज के लिए साइलेंट है, प्रोविजन के लिए, कौन सा प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, ये एब्सेंट है मतलब डीड ही नहीं बनाई, मतलब मुंह जुबानी बात बोल दी, तो बेटा उस केस में आप बी और सी को नहीं, पूरी पार्टनरशिप फर्म को ए को ब्याज देना पड़ेगा। बेटा पूरी पार्टनरशिप फर्म को ए को ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा कोई रेट भी लिखा है क्या, हाँ 6% पर एनम, साल का 6% देना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली जो साल का इन्फ्लेशन चल रहा है ना ऑन एन एवरेज तो 6% का चल रहा है। वैसे आपको मैं बात बताऊं बेटा, वैसे जो इन्फ्लेशन अब जो बढ़ गया ना वो 6% से बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। चलिए तो ये लिखकर रेट है बेटा, बाबा दम से ये रेट चला आ रहा है 6%, चलो ठीक है 6% ले लेंगे। नेक्स्ट राइट है बेटा, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, सेक्शन 13E, सेक्शन 13E ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा राइट टू बी इंडेमनिफाइड। बेटा इंडेमनिफाइड का मतलब क्या होता है, इंडेमनिफाइड कुछ नया वर्ड आपको लग रहा होगा, इसका मतलब ये होता है अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है पार्टनर, अगर तो मतलब ये सोचो ए पार्टनर है, ये पार्टनरशिप फर्म कुछ काम करती है और उस काम करने के प्रोसेस में ए का नुकसान हो जाता है, ए ने नुकसान अपना खुद नहीं करा, अरे बेटा जो ए ने वो जो ए को नुकसान हुआ वो ए ने खुद नहीं करा, पार्टनरशिप फर्म ने कर दी गलती से। तो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे एक पिक्चर होती है ना, जैसे वहां पे बेटा क्या होता है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते बेटा सामने वाला अगर कोई आ जाता है वो उसको एकदम से उड़ा देता है, तो बेटा वहां पे कोर्ट ऑर्डर ये देता है ना कि आपको उसकी फैमिली को कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसे कहते हैं इंडेमनिफाई करना, सामने वाली पार्टी को इंडेमनिफाई करना, क्योंकि वो जो उसका नुकसान हुआ वो उसकी वजह से नहीं, आपकी वजह से हुआ। तो आपकी वजह से क्योंकि उसका नुकसान हो गया, उसने तो अपने आप करा नहीं, अगर उसने अपने आप करा होता तो वही लायबल होता, लेकिन आपने क्योंकि उसका करा तो बेचारे का नुकसान हो गया, तो आप ही फिर उसको ठीक करोगे, इसे कहते हैं इंडेमनिफाई करना। तो अगर पार्टनरशिप फर्म कुछ काम करती है, ऑपरेशन करती है, कुछ प्रोसेस जैसे सेल करती है, कुछ भी करती है अपना काम, उस काम करने के चक्कर में किसी पार्टनर का अगर नुकसान हो जाता है, तो बेटा उस पार्टनरशिप फर्म को उसको इंडेमनिफाई करना ही पड़ेगा, इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, यही लिखा है यहां पे देखो। A partner has the right to be indemnified by the firm in respect of the payment made and liabilities incurred by him. सीधी बात है, in the ordinary and the proper conduct of the business and in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from the loss as would be done by the person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. इसका मतलब ये है कि बेटा वाइस वर्सा भी चलेगा, मतलब अगर किसी पार्टनर ने ऐसा काम करा, ऐसा बदतमीजी करी जिससे पार्टनरशिप फर्म की रेपुटेशन खराब हो जाती है बेटा, उससे उस पार्टनरशिप फर्म की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तो गुडविल खराब हो जाएगी, गुडविल खराब हो जाएगी तो बट ऑब्वियसली बेटा आपकी सेल्स पे इफेक्ट होगा, मतलब आपकी चीजों में इफेक्ट आ जाएगा, आप नुकसान में चले जाओगे। तो बेटा तो जो भी पार्टनर है जिसकी वजह से ये काम हुआ, उसको उस लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। वो बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म यही बोलेगी, भाई साहब हम तो बिल्कुल सही चल रहे थे, तेरी बदतमीजी, तेरे कार्यों की वजह से, तेरे इन क्रियाओं की वजह से हमारे उस पार्टनरशिप में इफेक्ट हो गई, उससे हम लॉस में जा रहे हैं, तो तेरी वजह से हुआ है, तो तू ही हमको लॉस देगा बेटा, ऐसा दिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं राइट टू बी इंडेमनिफाइड। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, बेटा एक्सपेल्ड का मतलब आपको पता ही होगा, मतलब निकाल देना, मतलब पार्टनरशिप फर्म से निकाल देना। सेक्शन 33 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बेटा देखो अभी हम 13 पढ़ रहे थे, सीधा वहां से 33 पे आ गए, ठीक है। वो क्योंकि बीच में जो है बेटा वो अभी आपके इतना रेलेवेंस पे नहीं है।
बेटा अगर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 33 खोलेंगे, उसमें साफ साफ लिखा राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। बेटा राइट टू बी एक्सपेल्ड नहीं है, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड है। मतलब अगर ए, बी और सी में पार्टनरशिप पार्टनर बन के आता है, तो बेटा बी और सी ये कह रहे हैं यार ये कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट शेयरिंग ले रहा है, हम बट जाए, जितने लोग आएंगे उतना प्रॉफिट बटेगा, तो काम करते ए को निकाल देते। उन्होंने कहा ए को लेकर निकल जा, चले जा। बेटा अगर ये ऐसा बी और सी अपने मर्जी से बोलते हैं, मेजोरिटी विन से, क्योंकि मेजोरिटी वोट में मेजोरिटी ने यही वोट डाले कि ए को निकाल दो, तो बेटा चाहे मेजोरिटी भी हो, चाहे मेजोरिटी भी हो, लेकिन वो ए को निकाल नहीं सकते। ये है राइट नॉट टू बी एक्सपेक्ट। अब आप बोलोगे सर ऐसे ऐसा तो सर अगर बाई चांस सच में कोई जेन्युइन केस हुआ और अगर हमें वहां पे निकालना हुआ तो नहीं निकाल सकते। बेटा निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे फिर आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा और वहां पे कोर्ट डिसाइड करेगी, वहां पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपने ये जो डिसीजन लिया बी और सी ने, इसको ए को निकालने के लिए किस पर्पस के लिए लिया है। अगर ए कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहा था जिससे रेपुटेशन फर्म की खराब हो रही थी, किसी एनिमी कंट्री के साथ मिलकर इंफॉर्मेशन आपकी शेयर कर रहा था, तो बेटा उस केस में कोर्ट सच में, आप उस कोर्ट के पास राइट है, वो ए को पार्टनर एक्सपेल कर सकती है। ठीक है, देखो यहां पे अगर आप पूरी बात पढ़ेंगे, मैं बताता हूं, अ पार्टनर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स अनलेस अ पावर टू डू सो हैज बीन कन्फर्ड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर एंड हैज बीन एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ। मतलब बेटा लॉ ये कहता है कि भाई साहब देखिए, अगर ओरल एग्रीमेंट है, मेरी बात सुनिए, अगर ओरल एग्रीमेंट है, बी सी ने ए को बाहर निकाल दिया, चल बे निकल, ए को निकाल दिया, तो बेटा उस केस में ए कोर्ट स्यू कर सकता है बी और सी को और बोल सकता है देखो सर इन्होंने हमको निकाल दिया कुछ भी करके, तो बेटा उस केस में बी और सी गिल्टी होंगे। कोर्ट उनको ये बोलेगा भाई साहब आपकी तो ओरल एग्रीमेंट है, मुंह जुबानी है, कुछ लिखा ही नहीं, मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड बना रखी है लेकिन निकालने का कोई प्रावधान नहीं लिख रखा, तो प्रोविजन नहीं लिख रखा, मतलब साइलेंट है। तो उस केस में मैंने आपको बताया बेटा प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। मतलब इन केस ऑफ, बार बार कितनी बार रटोगे सर, कितनी बार बताओगे, रट गए तो, इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट द प्रोविजन टू इंडियन पार्टनरशिप 1932 विल अप्लाई। हाँ तो बेटा अप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। और उस प्रोविजन में ये लिखा है कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंट है, तो उस केस में आप किसी भी पार्टनर को निकाल नहीं सकते, कुछ भी करके नहीं निकाल सकते, अनलेस एंड अनटिल वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, और आप वो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, करेगा बेटा, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के पास जज के पास पावर होती है, वो निकाल देगा। ठीक है, लेकिन तब तक अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बेटा सीधे सीधा उसको निकाल नहीं सकते, चाहे मेजोरिटी विंस हो, मतलब 3 पार्टनर में से 2 ने कह दिया इसको निकाल दे, तब भी नहीं निकाल सकते अगर आपकी डीड में नहीं लिखा। लेकिन अब आ जाते हैं रिटर्न एग्रीमेंट पे। बेटा अब आ जाते हैं रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट में आपने एक्सप्लिसिटली लिखवा रखा है कि भाई साहब अगर कुछ कुछ ऐसा होगा हम किसी भी पार्टनर को निकाल सकते हैं, 30% वोट हो गए, तो आप वोटिंग लिख सकते हैं बेटा। आपको अगर ऐसा लिखना, जनरली मेजोरिटी विंस लिखा जाता है, कुछ कुछ जगह पे 2/3 मेजोरिटी लिखा जाता है कि 2/3 पार्टनर्स की मेजोरिटी में हम बोल दें कि इस पार्टनर को निकाल दो। मतलब अगर 66% लोग कह रहे हैं कि इस पार्टनर को निकाल दो, कि लिख दो, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको अपनी पार्टनरशिप डीड में ऐसा। अगर आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में ऐसा नहीं लिखा तो आप नहीं निकाल सकते। अगर आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिख दिया कि बेटा आप इसको निकाल सकते हो, तो आप उसको निकाल सकते हो। फिर वो अगर कोर्ट केस भी करेगा तो ए नहीं जीतेगा, फिर आप जीतोगे, क्योंकि आप वहां पर पार्टनरशिप डीड दिखा सकते हो। मैंने आपको यही बोला, इंडियन पार्टनरशिप है 1932 हमेशा पहले प्रायोरिटी पार्टनरशिप डीड को लिखा देता है रिटर्न एग्रीमेंट को लिख के देता है। राइट टू रिटायर सेक्शन 32, बेटा कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते अरे रह लो ना, अरे प्लीज रह लो ना, मत जाओ ना छोड़ के, ऐसे ही वो कुछ भी नहीं कर सकते। आप उसका रिटायर हो, अगर उसको जाना है उसका जाने दे भाई, नहीं हो रहा अब बुढ़ापा आ गया, अब नहीं हो रहा काम, बेटा वो चले जाएगा, उसको जाने दो, उसका मना नहीं कर सकते। अ पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस ऑफ by the partners or where the partnership is at will by giving notice in return to all the partners of his intention to retire। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब बेटा अगर सोचो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उस केस में क्या ये रिटायर हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है बेटा, रिटायर हो सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। अरे आप किसी को ऐसे थोड़ी ना पकड़ के रख लोगे कि नहीं तू नहीं जा सकता, चेन से बांध के रख ले, नहीं तू नहीं हिलेगा इस प्रोसेस से, नहीं जाएगा इस फॉर्म को छोड़ के। अरे बेटा जब उसको जाना है तो फिर वो जाएगा, ठीक है, डेथ हो गया वो तो केस ही अलग है बेटा। तो वो रिटायर हो सकता है, पार्टनर की सारी कंसेंट ले सकता है कि मैं चले जाऊं, हाँ सबने कहा चले जाओ, ठीक है, पार्टी देके जाना, लेकिन ठीक है इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सपीरियंस। अगर आपने या तो वो भी लिखवा लिया, एग्रीमेंट में भी लिखवा रखा है, ठीक है, तो ऐसे केस में चलेगा, इसमें कोई फर्स नहीं है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, रिटायर होना तो हो जाओ, चले जाओ बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां राइट जो मैंने लिखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है बेटा, क्या होता है ना कभी कभी पेपर में इसमें केस आ जाते हैं। यहाँ पे तो चलो अगर आपके सीबीएसई में ना आए बेटा, आपके लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, उसमें ये वाला बड़ा उनका फेवरेट है, ये वाला पार्ट, बहुत केस डालते हैं इसमें।
ये है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। लास्ट सेक्शन है बेटा, लास्ट राइट है, राइट टू कैरी ऑन कॉम्पीटिंग बिजनेस। इसका मतलब अगर ए पार्टनर है बी और सी का, अब बेटा ए ने यार ए ने बताओ बोला अंदर ही अंदर यार मैं पार्टनर तो बन ही गया हूं इस फर्म के अंदर, सारा मामला सीख लिया है, इन एंड आउट्स मैंने सारे सीख लिए हैं, कहां से माल लाते हैं, कहां से ये माल बेचते हैं, किधर बेचते हैं, कौन कौन से इनके क्लाइंट्स हैं, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है इनकी, क्योंकि राइट टू एक्सेस बुक्स, बेटा समझ रहे हो ना सारी बात, राइट टू एक्सेस बुक्स है इसके पास, सारी बुक्स को एक्सेस कर सकता है, तो सारा इंफॉर्मेशन इसके पास गिवन है। तो उसने कहा यार जब इतना गिवन है तो काम करता हूं मैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म अलग ही बना लेता हूं साथ में, तो ग्रो नेक्स्ट लेवल हो जाऊंगा, सारा प्रॉफिट मेरा, पार्टनरशिप फर्म क्या बनाना, सोल प्रोप्राइटर बना दूंगा अपना, एक अलग से धंधा बना लूंगा, उन क्लाइंट्स को अप्रोच करूंगा जाके, भाई साहब मेरे से ले लो, मेरे पास अच्छा माल है, मुझे सब पता है, अंदर की बातें पता है, सारा बेटा खुद कर सकता है। बेटा क्या ये ऐसा धंधा बना सकता है? आंसर है यस, लेकिन एक बात बता दूं, आप कोई भी धंधा खोलो लेकिन वो पार्टनर वो वाला धंधा नहीं खोल सकता जिसमें वो ऑलरेडी एज अ पार्टनर है, ये इस लॉ में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप तीनों ने खाने का स्टोर खोला हुआ है, खाने का, तीनों पार्टनर से खाने का स्टोर बना हुआ है, आप ये तीनों, मैंने भी आपको ये एग्जांपल देना, ए बी और सी एक पार्टनर है और इनका जो पार्टनरशिप धंधा है वो खाने का है। अब ए ने बोला यार मुझे सारा पता है, ए क्योंकि पार्टनर है तो उसको पता है यार मुझे सारा माल पता है, किधर से माल लेके आते हैं, कहां से सस्ता लेके आते हैं, इनके कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, मैं भी अलग से धंधा बना लेता हूं साथ में, मुझे तो पता ही है कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, उनको डायरेक्ट जाके अप्रोच करूंगा, माल मुझे पता है कहां से लेके आते हैं, सही है, सारा प्रॉफिट खुद कमाऊंगा, यहाँ पे तो शेयरिंग में लेना पड़ रहा है, यहां से भी खाऊंगा वहां से भी खाऊंगा। बेटा बड़ा चालाक बन रहा था, लेकिन लॉ में लिख दिया कि बेटा अगर तुम किसी फर्म के अंदर एज अ पार्टनर हो तो तुम साइड में कोई भी धंधा खोलो, उसमें मनाही नहीं है, अरे धंधा खोल, किसी ने मनाही नहीं करी, अगर मतलब पार्टनर को सोच, अगर कोई एज अ पार्टनर साइड में अपना एक धंधा भी खोलने की सोच रहा है, अरे तू खोल ले मेरे भाई, लेकिन वो सेम धंधा नहीं खोलेगा जिसमें तू ऑलरेडी है, मतलब फूड बिजनेस नहीं खोल सकता, क्योंकि अगर बेटा अगर ऐसा कर दिया आपने फिर तो आपने एक्चुअली आप अनएथिकल काम कर रहे हो, आपने जहां से बेटा कहते हैं ना जिस थाली में खाया उसी में छेद करा, ये तो गलत है ना, तुमने जहां से काम सीखा उन्हीं का बैंड बजा दिया बेटा, कॉम्पिटिटिव बिजनेस बना के, ऐसे नहीं करते बेटा, ये अनएथिकल है, लॉ कह रहा है ये तो बड़ा अनएथिकल है, ये गंदी बात है, गंदी बात बेटा, ऐसे नहीं करते। तुम धंधा खोलो, अरे धंधा खोल लेकिन कुछ और खोल ले, जीन्स का खोल ले, शर्ट्स का खोल ले, कपड़े का कर ले, सूखा काम खोल, लेकिन धन खाने का नहीं खोल। अगर तो आप बोले सर ऐसे तो गलत बात है, हम खाने का ऐसा मतलब मेरा मन है खाने का काम खोलने का अपना, मैं खोल ही नहीं सकता, अरे खोल सकता है तो काम का पहले वहां रेजिग्नेशन दे दे ऐसा पार्टनर, वहां से रिटायर हो जा, पहले रिटायरमेंट ले ले बेटा, नहीं ले ले बेटा, एक चीज कर बेटा, अजय देवगन की तरह दो पैर रख के आप एक जगह नहीं आ सकते, है ना, ऐसे नहीं हो सकता, आपको बेटा एक जगह रहना पड़ेगा, या तो यहां रह लो या तो यहां रह लो, है ना। आप अगर पार्टनर किसी फूड बिजनेस में हो तो बेटा आप फूड बिजनेस का ऐसा बिजनेस नहीं खोल सकते अपने साथ में, अगर आपको फूड बिजनेस खोलना ही है, अगर आपने जिद मान ली तो बेटा फिर आप वहां पर रिटायर हो जाओ, वहां से रिटायर हो जाओ, एक ऑप्शन करोगे बेटा, ठीक है, यही यहां पे लिखा हुआ है। अब पार्टनर में कैरी ऑन एनी बिजनेस, अरे तू कोई भी बिजनेस कर, इसमें मना नहीं है, लेकिन नॉट कंपीटिंग विद दैट ऑफ अ फर्म, लेकिन वो बिजनेस मत खोल जिससे फर्म को ऐसा लगे कि ये तो मेरा कंपटीशन में आ गया, यार ये अनएथिकल है, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हो यार, ऐसा नहीं चलेगा, दिस इज ऑफन रिस्ट्रिक्टेड बाय द एग्रीमेंट, ऐसे लिखवा दिया जाता है, ऐसे लिखवाया जाता है बेटा, मैं आपको रियल लाइफ की बात बता रहा हूं, तभी मैं कह रहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल कोर्सेस में ये वाला पॉइंट। इस केस में ये बेटा जब भी आप किसी पार्टनर में बताऊंगा रियल लाइफ में कैसे काम करता है, अगर आप रियल लाइफ में कभी पार्टनर बनोगे ना बेटा, वो ऐसा लिखवा देते हैं, सोचो फूड बिजनेस है, ए हो, आप बन के चले गए वहां पे पार्टनर, बेटा पहले पता पहले क्या लिखवा लेंगे कि तू कभी भी अगर कोई धंधा खोलेगा, अगर साइड बिजनेस खोलता है एज अ पार्टनर बनके, तो तू कभी भी हमारे जैसा धंधा नहीं खोलेगा या वो धंधा नहीं खोलेगा जिससे धंधे को ऐसा लगा कि ये तो मेरे कॉम्पिटिशन में आ गया, ऐसा नहीं खोलेगा बेटा, उस पर वो आपसे पहले ही लिखवा देता है, टर्म्स एंड कंडीशन करके कुछ होता है बेटा, आप कभी अगर जब आप जॉब वगैरह करेंगे ना कभी भी कहीं भी, तो बेटा वहां पे वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, उसमें ये सब चीजें लिखी होती हैं, ठीक है, ऐसे ही बेटा वो पार्टनरशिप फॉर्म में आपसे साइन करा लेते हैं ताकि आप उनके कंपटीशन में ना आ जाओ, गलत है ना, अनएथिकल है, आपने यहीं से सीखा और यहीं से इनका बैंड बजा दिया बेटा, इसी फॉर्म का ही है ना, तो ऐसे नहीं करते। तो ये था बेटा वो केस, पहले ही लिखवा दिया जाता है और आप साइन करोगे, अगर आपने ऐसा करो तो बेटा आप पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस डाल दिया जाएगा, ये यहां पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस लॉ का उल्लंघन करा, सोचो ए ने करा, उसने सीख लिया काम, पार्टनर भी है और उसने फूड बिजनेस भी खोल दिया, तो बेटा उसने इस लॉ की धज्जियां उड़ा दी इस सेक्शन की उसने, तो बेटा उस केस में ये जो बी और सी है, ए पे स्यू कर सकते हैं, कौन सा केस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का,
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक केस होता है बेटा, उस पर केस हो जाएगा और ए को गिल्टी ठहरा दिया जाएगा और उसको पेनल्टी फाइन वगैरह देना पड़ सकता है बेटा, जेल भी हो सकती है, ये होता है। बेटा आज मैंने आपको पूरे राइट्स पढ़ाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आपको एक बार इसकी रीडिंग करनी है, सेक्शंस पढ़ना जरूरी नहीं है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लो, कुछ इंपॉर्टेंट है मैं अगर आपको बोलूंगा, अगर आपको करना ही है, जैसे बेटा ये वाला राइट टू एक्सेस बुक्स, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, बस ये वाला बेटा अगर आप पढ़ना है तो आप ये कुछ इसके कुछ सेक्शंस याद कर सकते हो। राइट टू रिटायर वाला होगा वो भी अच्छा है बेटा, ठीक है। तो ये कुछ 3-5-6 सेक्शंस अगर आप याद करना चाहते हो तो कर लो, बाकी कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा, तो रीडिंग आप कर लेना, अगली क्लास में इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।